बहुत इंपॉर्टेंट होता है इदारों के ऊपर किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए। आज हमने देखा है कि जो नैब तरमीम केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत चल रही है, अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवा दी कि यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इन केसेस की समाअत ना करें। अब तो वो इख्तियार भी नहीं है चीफ जस्टिस का कि बेंच वो सोलली सिंगल हैंडेडली फॉर्म कर लेगा। उसके बावजूद इतना इंटिमिडेटेड क्यों है पीटीआई? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? बहुत शुक्रिया। देखिए, इशू ये है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इदारों पर एतमाद या उनका इदारों का एहतराम बड़ा जरूरी है। इदारों पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो भी ऐसा कंडक्ट रखें जिसकी वजह से उन पर उनका एहतराम हो और उन पर एतमाद भी किया जाए। हमारे मुल्क में जो अदलिया की तारीख है वो बड़ी चेकर्ड है। कोई काबिल सताइश तो बिल्कुल भी नहीं है। ना माजी को इतना काबिल सताइश था और ना मुस्तकबिल को इतना ताबनाक नजर आता है मुझे। इशू ये है कि जितनी डिवीजन हो चुकी है, अगर हमारे ओवरऑल इतनी पोलराइज्ड माहौल है और इतनी पोलराइज्ड सूरत हाल है, तो ये अदलिया के अंदर या जजेस में क्यों नहीं होगी? अब क्योंकि इमरान खान साहब की एक हिस्ट्री है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ, और उन्होंने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के, बेशक उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर वो सारा एक रेफरेंस बनाया जिसमें बहुत से लोग कारफरमा थे। बाद में मान लिया कि गलती की थी मैंने। वो तो खैर बहुत सी चीजों में जब वक्त गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं ये भी मुझसे गलती हुई, वो भी मुझसे गलती हुई। आज भी जो कुछ हो रहा है इसमें भी शायद सम टाइम डाउन द लाइन जाकर कुछ लोग कहें कि ये भी गलती हुई थी, ये भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन एज वी स्पीक नाउ, अब इशू ये है कि एक तो तरीकाकार ये है कि जो आमतौर पर अगेन ये प्रोप्राइटरी डिमांड करती है या फेयरनेस ये डिमांड करती है कि कोई अगर लिटिगेंट ये कह दे कि यार ठीक है जी, मुझे जी बड़ा मेरे स्टेक से हाई है, मुझे जज साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, तो कुछ ओकेजन्स पर जज साहिबान कहते हैं अच्छा यार फाइन, हमें अगर नहीं हम पर कोई एतमाद करता तो सो बी इट, हम रिक्यूज कर लेते हैं, अलहदा हो जाते हैं। बट ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अगर इस चीज को अलाउ कर दिया जाए कि जी मुझे तो जी फलाने जज पर एतमाद नहीं है, तो कल मुजम्मिल उठ के कहेगा कि जी मैंने जज साहब को, मैं जब कोर्ट में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे बड़े बुरे तरीके से घूरा है, तो ये तो मेरा केस ना सुने। मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा जी जज साहब को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो ये भी मेरा केस ना सुने। कोई और जाएगा, वो कहेगा जी जज साहब के साथ तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है और ये मुझे पहले भी बड़ा करते रहे हैं ख्वार, तो ये अब भी करेंगे। सो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट ना। सो ओवरऑल देखा जाए तो इदारों का काम भी अपनी तकरीम इंश्योर करवाना है, इदारों के लिए भी जरूरी है कि अच्छा काम हो। बट ओवरऑल जो मुझे नजर आता है कि ठीक है, वो इंटिमिडेट इसलिए भी है कि उनकी एक हिस्ट्री है और इसी वजह से उनको पहले इशू जनरल आसिम मुनीर साहब से था, है और अब भी है, रहेगा आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और काजी फ़ायज़ साहब के साथ भी उनकी हिस्ट्री है। सो व्हाट डू वी डू है? सही नसरुल्लाह साहब, ये आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी रही है तहरीक इंसाफ की एक प्रेशराइज करने की कोर्ट्स को, या फिर आपको लगता है कि जेन्युइनली उनको मालूम है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा? क्योंकि अगर ऐसी दरख्वास्त डाली जाएगी, एक एग्जर्टेड प्रेशर तो बन जाएगा ना कि पहले ही एक पार्टी कह रही है कि हमें तवक्को नहीं है इंसाफ की यहाँ से। देखिए मुझे सब दो चीज़ें हैं, एक ये है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर उनकी एक राय और एक सोच हो सकती है। दूसरी सोच ये है कि उनको उनकी मर्जी का इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, असल मसला ये है जो मुनीर फारूक साहब बात कर रहे थे कि ठीक है आप जज के ऊपर आप एतराज़ करते हैं, फिर इस तरह तो आपका कोई निज़ाम चल नहीं सकेगा। हर रोज़ कोई बंदा कह देगा कि जी फलां जज साहब जो है मुझे उनसे लगता है कि मेरे खिलाफ फैसला दे सकते हैं, मैं इनका फैसला नहीं उनके पास केस मेरा नहीं चलना चाहिए, फिर आपका सारा निज़ाम गिर जाएगा, जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिर चुका है। देखिए ये आज का मसला नहीं है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ये है कि हम हर सियासी जमात, हर सियासतदान अपनी मर्जी की इस्टेब्लिशमेंट चाहता है, अपनी मर्जी की वो अदलिया चाहता है, अपनी मर्जी का मीडिया चाहता है, अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी चाहता है, उसके अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देता। उससे आप इख्तलाफ करें, आप उसके सफ़ों में से निकाल दिए जाएंगे, बल्कि आपके खिलाफ भरपूर एक मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा। मसला क्या है, आप देखें उमरता बंदियाल साहब जब वो थोड़े से केसेस में पीटीआई के साथ थे तो पीएमएलएन के लोग उन्हें जो है वो मतून कर रहे थे, उनकी सास की बातें, क्या कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने थोड़ा सा कोई ऐसा फैसला किया जिसमें पीटीआई थोड़ी सी सामने टारगेट हुई, तो पीटीआई ने पकड़ के उनकी ऐसी तैसी कर दी, रात को अदालतें खोलते हैं, ये करते, सारा कुछ होता रहा ना हमारे मुल्क में। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ हर सियासी जमात और हर सियासतदान अपनी मर्जी की अदालत चाहता है, तो ये हिकमत अपने मर्जी के जज, बिल्कुल ये हिकमत अमली है। अच्छा। पीटीआई की तो स्पेशली एक हिकमत अमली है। मैं एक बात बताऊँ आपको, बाकी जमातें भी ज़रूर यही चाहती रही हैं,
लेकिन पीटीआई का तो एक सोच है कि इतना दबा दो, इतना जलील कर दो, इतनी गालियां दो, इतनी भरपूर कंपेन करो कि अगला बंदा मैदान से हट के साइड पे बैठ जाए। आप मुझे बताइए, जो बाकायदा एक ट्रोलिंग की जाती है, बाहर बैठे हुए लोगों को मैसेज भेजे जाते हैं कि जी आज मुनीर फारूक साहब ने आज हमारे प्रोग्राम की हमारे खिलाफ बात की, आज उनकी जनाब ऐसी तैसी कर दे। ये सोच पैदा हो चुकी है अब सोसाइटी के अंदर। आप कोई मीडिया उनको नहीं चाहिए ऐसा जिस पर आप उनके साथ इख्तलाफ। देखिए होता क्या है, अक्सर हम कहते हैं कि जब PMLN की हुकूमत आ गई, ये 10-12 साफ़ी इनको बुलाया जाएगा, पीटीआई की हुकूमत आ गई, ये 12-14 साफ़ी बुलाए जाएंगे, उनके साथ ये बात, आधे बुलाए जाएंगे, आधे जेल में जाएंगे। मसला ये है कि जब आप इस हद तक आपके सियासतदान जो है अपनी खुद प्रस्ती में मुब्तला हो जाएं कि वो तनकीद भी न सुनना चाहें, तो अदलिया क्या है, सिस्टम, ये सिस्टम अब चलने वाला नजर आता नहीं है। नीब साहब इस पे शॉर्ट कमेंट कर दें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। वो पार्टिजान इन अदर वर्ड्स कहना चाह रहे हैं कि जजेस अगर पार्टिजान हैं क्या करें? मसला ये है कि जजेस पार्टिजन हैं, तो जजेस पार्टिजन क्यों हैं? आमतौर पर तो देखिए जज अपना इंडिपेंडेंट माइंड यूज करता है, लेकिन ये इतराज दोनों तरफ से आता है ना। देखिए जब साकिब निसार साहब थे और उनके साथ जितने भी जजेस थे, हमारी अदलिया कोई इज्जत तो नहीं हुई। फिर गुलजार साहब आए, फिर खोसा साहब, गुलजार साहब, फिर उसके बाद उमर अताब बंदयाल साहब, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब। इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो बेड़ा ही गरक किया ना हमारे मुल्क में। और जब मुस्लिम लीग नून लुडियां डाल रही थी कि जी अदलिया की तकरीम में जी और गाने गा रही थी, और हम जब टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जजेस को एज सेवियर्स ऑफ द नेशन पेश कर रहे थे, 17 जजेस की तस्वीरें चला के, तो मैं उस वक्त भी कहता था, कोई सुनने वाला होता था या नहीं, कि भाई हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये हमारे जोड़ों में बैठ जाएंगे। तो वो बाद में बैठे जिसके ऊपर लुडियां डाली मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून को भी बाद में अंदाजा हुआ कि जजों के साथ साइड करके सियासत करने का क्या नतीजा निकलता है। तो मैं सिर्फ इतना इख्तिसार से कह दूं कि ये दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। अगर PMLN कहती है कि जजेस बायस थे और वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे होते थे बेंच के अंदर बैठ के, तो वो भी गलत नहीं है, हमें नजर आता था। अब अगर आज हमें नजर आ रहा है बाकायदा तौर पर कि डिवीजन भी मौजूद है और आपको वाज़ेह एक चले, मैं बायस शायद लफ्ज खराब हो, लेकिन अगर ओवरऑल आपको नजर आता है कि एक जगह पर थोड़ा बहुत आपको लिए इशू भी है, बायस भी आपको नजर आता है या रिफ्लेक्ट करता है, तो अब आप उसको डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते। जो नजर आता है वो है। मुनीब, इसके अलावा अडयाला जेल में जिस तरह से बानी तहरीक इंसाफ ने गुफ्तगू करते हुए अब ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा है कि नया इलेक्शन करवा दें, और उन्होंने ये कहा है कि SIFC मुल्क चला रही है, शहबाज शरीफ साहब फीते काटने के लिए रखे हुए हैं। अगर वो उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन करवाने का, तो फिर 2024 में उन पे ब्लेम क्यों कि आपने इंट्रूजन की है, आपने इंडल्ज किया है, आपने इन्फ्लुएंस किया है इलेक्शन को? बात यह है कि इमरान खान साहब बखूबी इस पर कमेंट इसलिए कर सकते हैं कि वो खुद भी बसद एहतराम एक फीता काटने वाले वज़ीर आज़म ही थे। अच्छा। मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब का दौर हाइब्रिड था, तो उसके बाद PDM-1 हाइब्रिड प्रो वर्जन था, और अब हाइब्रिड प्रो मैक्स वर्जन है जो हमारे सामने है। मेरे लिए तो कोई चीज ये मुझे ना हैरानी में मुब्तला करती है। मेरे नजदीक तो ये बड़े आम फहम चीज है जिसको हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है हमारे सामने। मसला ये है कि हमारे मुल्क में सिविलियन स्पेस पहले भी ये रोड हो चुकी थी, अब तो चले जो बची कुची थी वो भी खत्म हो गई। अगर वाकई हमारे मुल्क में देखा जाए तो ठीक है, दौड़ने भागने के लिए या इल्जाम लेने के लिए तो वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हम मेरे ख्याल में, मैं तो शायद मेरी जबान घिस चुकी है कहते कहते, और शायद लोग इसे समझना नहीं चाहते, और जो हमारे कई तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो तो शायद इस बात को समझते हैं कि अगर उन्हें कोई रियलिटी बताए वो समझते हैं कि नहीं, ये आप रियलिटी नहीं बता रहे, आप एडवोकेट कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा होता, मैं तो रियलिटी बताता हूँ। भाई ये मुल्क नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, और नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो आपका डोमिनेट करता है, डोमिनेट करता रहा है। एग्जैक्टली। तो वो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट कह लें, गैरिडन स्टेट कह लें, आप जितने भी नाम फैंसी ने यू मे ऐड फैंसी नेम्स टू इट, यू मे ऐड फैंसी एडजेक्टिव्स टू इट, बट कोर जो है वो तो वही रहेगा। बट द स्टोरी इज नॉट फैंसी। ताकत मौजूद है। ठीक है। द स्टोरी इज नॉट फैंसी, द स्टोरी एंड हिस्ट्री बोथ आर रियली चेकर्ड एंड शेमफुल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।